हेलो बच्चों, नमस्ते। अब आप पढ़ोगे दक्षिण भारत की विजय, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत विजय। अब हमने जो पहले आपको पढ़ाया उत्तरी भारत की विजय के बारे में, अब जो है अलाउद्दीन ने जो दक्षिण भारत में अलग अलग क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि अलाउद्दीन ने उत्तरी भारत की विजय में उत्तरी भारत में जो अलग अलग प्रदेशों पर उसने आक्रमण करके और उसे जीता था और उसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। लेकिन दक्षिण भारत की विजय में उसने ऐसा नहीं किया था। हम ये बात आपको एक और भी महत्वपूर्ण बता देते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है पहला मुस्लिम शासक था जिसने विंध्याचल पर्वत को पार करके और दक्षिण प्रायद्वीप को जीतने का प्रयत्न किया था। और उसकी ये नीति जो है कुछ हद तक ये यानी वो सफल भी रही है। अब जो है हम ये बता रहे हैं कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत की विजय में हमने आपको एक छोटा सा अंतर बताया था। अब मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत बता देती हूँ कि उत्तरी भारत की विजय जब उसने सबसे जो विजय पर स्थापित की थी, जिसमें सबसे पहले गुजरात है, रणथंभौर है, चित्तौड़ है, ये और मालवा, सिवाना, जालोर, तो इन सभी पे इसने विजय स्थापित करके उनको दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था। लेकिन दक्षिण भारत के प्रदेशों को जीतकर उसमें मतलब वहाँ पर उसने डायरेक्ट मतलब शासन स्थापित नहीं किया था। उसने केवल दक्षिण के शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी और यह आशा रखी थी कि वो नियमित रूप से वार्षिक कर उसको भेजते रहे। अधीनता स्वीकार करने की शर्त पर वो उनके राज्य और उनके अधिकार, उनके जो राज्य जो है अलाउद्दीन ने जिसे जीता था वो वापस उसी के ही अधिकार में छोड़ने को तैयार हो गया था। तो इतना इसमें मतलब अंतर है उत्तरी भारत और दक्षिण भारत की। तो ये भी हो सकता है कि दक्षिण जो है वो बहुत ही दूर था उत्तरी भारत से, तो उसको एकदम से मिलाना उसने हित कर नहीं समझा होगा वहाँ के प्रदेशों को जीत जीत के। तो क्योंकि इतना शासन व्यवस्था में भी बहुत कठिनाइयाँ आती है दूर प्रदेशों पर करने में, तो ये भी हो सकता है। चलो फिलहाल तो हम ये बताएंगे कि दक्षिण पर जो आक्रमण हुए वो सब उसका प्रसिद्ध सेना नायक मलिक काफूर के नेतृत्व में सारे आक्रमण हुए हैं। और उसमें सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था देवगिरी पर हुआ था। देवगिरी जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने के समय में दौलताबाद उसका नाम रखा गया था, क्योंकि वहाँ से उसको बहुत दौलत प्राप्त हुई थी इसलिए। अब यहाँ पर हम ये बताएंगे कि 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। और यहाँ जो यादव वंश का राजा रामचंद्र देव शासन कर रहा था, उसने क्या है कि 2-3 वर्षों तक कर नहीं भेज रहा था। तो इसीलिए वो मलिक काफूर को उसने कहा था कि वो रामचंद्र देव से पिछले 2-3 साल का जो वार्षिक कर है उसका जो भी बकाया रह गया है वो रकम उसको दे देवे, मतलब उसको सौंप देवे। इसके साथ ही उसको ये भी कहा कि देवल रानी जो है कर्ण बघेला की लड़की है, गुजरात के राजा कर्ण की, वो जो है बगलाना में अपने पिता के साथ रह रही है, तो उसे दिल्ली ले आए, क्योंकि उसकी माँ जो है कमला रानी जो अभी अलाउद्दीन के रनिवास में रह रही है, तो वो उससे मिलना चाहती है। तो अब क्या है कि देवगिरी के जो अभियान हुआ था उसमें मलिक काफूर के साथ साथ एक गवर्नर, मालवा का जो गवर्नर
आई ने मुल्क मुल्तानी और गुजरात का गवर्नर अलप खां भी साथ में गया था। और मालवा पार करने के बाद मलिक काफूर ने राजा कर्ण के पास, जो अभी बगलाना में अपनी पुत्री के साथ था, उसको ये संदेश भेजा कि वो अपनी पुत्री उसे सौंप दे। लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया, वो उसने इनकार कर दिया। तो इस पर मलिक काफूर ने अलप खां को राजकुमारी को लेने के लिए वो बगलाना की तरफ बढ़ा और वो खुद जो है देवगिरी पहुंच गया। कर्ण ने अलप खां का 2-3 महीने तक बहुत कड़ा मुकाबला किया और अंत में पराजित हुआ और देवगिरी की ओर भागा। अलप खान ने कर्ण का तेजी से पीछा किया और रास्ते में ही देवल रानी, जो कर्ण द्वारा रामचंद्र के पुत्र जो शंकर देव, जिसको सिंगन देव भी कहा जाता है, के साथ विवाह के लिए एक सैनिक दल के साथ देवगिरी भेजी गई थी। अलप खां के सैनिकों ने इसे पकड़ लिया और देवल रानी को दिल्ली भेज दिया, जहां उसका विवाह जो है अलाउद्दीन के बड़े पुत्र जो खिज्र खां जो था उससे करवा दिया गया। इसके बाद अलप खां मलिक काफूर से, जो तेजी से देवगिरी की ओर बढ़ रहा था, उससे जाकर मिल गया। मलिक काफूर जो है देवगिरी जब गया था तो उसने रास्ते में भी बहुत लूटमार की थी और वहाँ पर लूटमार करता हुआ जब देवगिरी पहुँचा तो रामचंद्र देव जो है उसको मतलब उस पर युद्ध किया और वो जो है वो सरलता से उसे पराजित भी कर दिया। तो उसके बाद जो है पराजय के बाद जो रामचंद्र देव है उसने आत्मसमर्पण कर दिया और अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की और साथ ही बहुत प्रचुर मात्रा में मलिक काफूर को, जो देवगिरी का एक विशाल खजाना और हाथी वगैरह थे, वो सब सौंपे, जिसे लेकर के मलिक काफूर दिल्ली आया। और जो दिल्ली आया और उसकी सफलता से अलाउद्दीन बहुत प्रसन्न हुआ। तो ऐसा बताते हैं कि मलिक काफूर जो दिल्ली आया था तो साथ में रामचंद्र देव को भी लेके आया था और रामचंद्र देव जो है वो दिल्ली में 6 महीने तक दिल्ली में रहा था और अलाउद्दीन ने उसका बहुत ही अच्छा व्यवहार अलाउद्दीन ने उसके साथ किया था, उसको सम्मानपूर्वक अपने यहाँ रखा था, जिससे मतलब वो है रामचंद्र देव जो है वो बड़ा प्रभावित हुआ और जब तक वो जीवित रहा तब तक वो अलाउद्दीन के प्रति निष्ठावान बना रहा और कभी भी उसके आदेशों की उसने अवहेलना नहीं की। तो ये जो बात है जियाउद्दीन परनी जो है वो लिखता है अपनी पुस्तक में लिखता है। अब जो है दिल्ली में उसने अलाउद्दीन के यहाँ जब रह रहा था, अलाउद्दीन ने उसको यानी रामचंद्र देव को राय राया की उपाधि दी थी। राम राया ने राय राया की उपाधि दी थी और इनाम के रूप में उसे 1 लाख सोने के टंके प्रदान किए थे और साथ ही जो नवसारी का जिला है वो उसके राज्य में देवगिरी में सम्मिलित कर लिया था। तो इस तरह से उसका जो ये युद्ध अभियान देवगिरी पर था अलाउद्दीन का, वो सफल रहा था। दूसरा जो युद्ध अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने किया था वो तेलंगाना पर 1309 ईस्वी में किया था। जब उसे मतलब 31 अक्टूबर 1309 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना जो है तेलंगाना पर, जिसकी राजधानी वारंगल थी, वारंगल पर भेजी और वारंगल में इस समय जो काकतीय रानी जो थी रुद्रांबा, उसका जो पोता था दोहित्र जो कहते हैं,
वो था जो प्रताप रुद्र देव शासन कर रहा था। तो प्रताप रुद्र देव वहाँ शासन कर रहा था। मलिक काफूर ने जो है उसको मतलब पहले तो उसने बहुत ही कड़ा मुकाबला किया था। ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध अभियान में रामचंद्र देव ने भी अलाउद्दीन की सेना को बहुत ही रसद वगैरह की व्यवस्था की थी और अपने साथ और उसके कुछ मराठा सैनिकों को भी भेजा था। ये भी बताया है ये आप लोगों की किताब में। जनवरी 1310 ईस्वी में मलिक काफूर जो है राजधानी वारंगल पहुंच गया और वारंगल का किला चारों ओर से जो है वो बहुत ही मोटा और मजबूत दीवारों से सुरक्षित था। उसका मलिक काफूर ने बारीकी से निरीक्षण करके घेरा डाला और पहले तो जो है प्रताप रुद्र देव ने बहुत ही बहादुरी से उसका मुकाबला किया और ये घेरा जो है बहुत लंबे समय तक चल रहा था। तो किले के अंदर जो लोग थे उनकी स्थिति बड़ी संकटपूर्ण हो गई थी। तो उसने क्या है कि सोने की जो एक मूर्ति बनवाई प्रताप रुद्रदेव ने अपनी और उसके उसके गले में सोने की जंजीर जो है डाल करके और काफूर के पास आत्मसमर्पण के उद्देश्य से भेजी। तो काफिर जो है काफूर वो बड़ा खुश हुआ था। तो अमीर खुसरो जो है उसने खुश खजाइन फतू या तारीख अलाई में लिखता है कि मलिक काफूर के पास जब यह समर्पण कर दिया प्रताप रुद्रदेव ने और उसकी जो अनेक पीढ़ियों से जो संचित वो थी मतलब संपत्ति थी वो संपत्ति सोने चांदी हीरे जवाहरात 100 के करीब हाथी थे, 7,000 के करीब घोड़े थे। इस तरह से मूल्यवान और भी वस्तुएं थी वो सारी उसने वहाँ उसको सौंपी थी अलाउद्दीन के सेनापति को। तो ये भी बताया था कि उसमें संसार का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भी था। लेकिन दक्षिण भारत के इतिहास को लिखने वाले डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री ने अपनी किताब में दक्षिण भारत का इतिहास में ये बताया था कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है अलाउद्दीन के पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक जो था उसका सेनापति खुसरो खां जो है वो लाया था। वो वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव से लिया था और उसको जब सारी धन संपदा सौंपी थी तब उसको ये हीरा भी उसमें सौंपा था। ये बताया है। अब ये तो इतिहास की किताबों में इन में अलग अलग दिया है। चूँकि हम जो है नीलकंठ शास्त्री का जो कथन है वो ज़्यादा वो मानते हैं क्योंकि उन्होंने दक्षिण का इतिहास लिखा है। चलो कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ेंगे। इस तरह से प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली और मलिक काफूर जो है वो विशाल धनराशि और ये सारे घोड़े ही हाथी इन सब के साथ जो है 1310 ईस्वी में मार्च 1310 ईस्वी में दिल्ली रवाना हो गया। अब जो है तेलंगाना के बाद अलाउद्दीन ने सुदूर दक्षिण में स्थित होयसल राज्य को जीतने का निश्चय किया और नवंबर 1310 ईस्वी में पुनः उसने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना जो है होयसल राज्य के विरुद्ध भेजी जिसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। इस समय यहाँ पर वीर बल्लाल तृतीय का शासन था। 4 फरवरी 1311 ईस्वी को मलिक काफूर जो है देवगिरी पहुँचा और जहाँ पहले के भांति ही राजा रामचंद्र देव ने उसको सारी सहायता उपलब्ध करवाई थी और अपने सेनापति परशुराम दलावे को काफूर की सहायता के लिए उसके साथ भेजा था। देवगिरी से काफूर ने
होयसल राज्य की ओर प्रस्थान किया और 14 फरवरी 1311 ईस्वी में द्वार समुद्र पहुंच गया। इस समय क्या है कि वीर बल्लाल पांड्य के राज्य पर, मतलब दो भाई, उसका एक दूसरा भाई सुंदर पांड्य और वीर पांड्य, इन दोनों के बीच में गद्दी के लिए संघर्ष चल रहा था। और संघर्ष चल रहा था जब उसको अपने राज्य पर काफूर के आक्रमण की सूचना मिली, तो वो तुरंत ही जो है वीर बल्लाल तृतीय जो है वो राजधानी होयसल की राजधानी द्वार समुद्र की ओर आया कि और देखा कि शत्रु बहुत प्रबल है और रामचंद्र देव और प्रताप रुद्र देव जैसे बड़े बड़े योद्धाओं ने अलाउद्दीन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। तो उसने भी संधि करना स्वीकार कर लिया और खुद मतलब अब व्यक्तिगत रूप से काफूर के सामने उपस्थित हुआ। उसने सुल्तान अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करके नियमित रूप से वार्षिक कर भेजने का वादा किया और सारा खजाना, हाथी, घोड़े वगैरह काफूर को सौंपे। इस तरह से मलिक काफूर ने जो है ये सारी चीज़ें लेकर के वहाँ से प्रस्थान किया। अब जो है आगे हम आपको बताते हैं कि द्वार समुद्र से मलिक काफूर जो है पांड्य राज्य की तरफ आक्रमण करने का निश्चय किया। इसलिए 10 मार्च 1311 में वो वहाँ पर जो पांड्य देश की तरफ पहुँचा था। इस समय पांड्य राज्य की गद्दी पर के लिए सुंदर पांड्य और वीर पांड्य नामक दो भाइयों में संघर्ष चल रहा था। और सुंदर पांड्य, जिसे वीर पांड्य ने पराजित करके भगा दिया था और राज्य सिंहासन पर अधिकार कर लिया था, तो उसने दिल्ली जा कर के अलाउद्दीन से और मलिक काफूर से, जो इस समय दक्षिण में ही था, अपने भाई के विरुद्ध उसने सहायता मांगी। और काफूर ने जो है पांड्य राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय किया। मार्च 1311 ईस्वी में जो है पांड्य की राजधानी के लिए जब रवाना हुआ, तो रास्ते में जो है लूट मार करता हुआ पहुंचा था मदुरई। और वीर पांड्य जो है पहले से ही वहाँ पर था, तो काफूर ने नगर को लूटा और रास्ते में जो भी संपदा, इतिहास, जो भी स्मारक थे, मंदिर थे, ये थे, इन सबको तोड़ते हुआ नष्ट किया और बड़ी तेजी से वीर पांड्य का पीछा किया। लेकिन वीर पांड्य को वो पकड़ने में सफल नहीं हुआ। और इस तरह से पांड्य राज्य ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। और उसने जो है कहते हैं कि इस तरह से वीर पांड्य को अधीनता तो स्वीकार की नहीं, तो वो चला गया वो तो लेकिन मलिक काफूर जो है रास्ते में जो कुछ भी पड़ रहा था उसको लूटता हुआ, तो तोड़ फोड़ करता हुआ, अथाह धन संपदा लूटता हुआ आगे बढ़ा। और इस तरह से वीर पांड्य का पीछा करते हुए वो रामेश्वरम तक पहुंच गया था और वहां पर भी कई मंदिरों को तोड़ा था। मलिक काफूर ने देखा कि अब वीर पांड्य को पकड़ना संभव नहीं है, तो उसने अप्रैल 1311 ईस्वी में दिल्ली लौट गया। तो इस तरह से ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने जिस तरह से आक्रमण किए थे दक्षिण में, वो बड़े सफल रहे थे। अब जो हम आगे सफल आक्रमण था, अब जो हम आगे पढ़ेंगे देवगिरी पर
जो देवगिरी पर दूसरा आक्रमण 1313 में हुआ है। 1312 ईस्वी में तो रामचंद्र देव जो देवगिरी का यादव शासक था, वो अलाउद्दीन खिलजी का मित्र था एक तरह से, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसका जो बच्चा है शंकर देव या सिंहन देव शासक बना था। वो शुरू से ही तुर्कों का घोर शत्रु था। और मलिक काफूर द्वारा, क्योंकि उसकी मंगेतर जो थी देवल रानी, वो छीन ली गई थी और दिल्ली में खिज्र खां से उसका विवाह कर दिया था, तो इससे वो बड़ा गुस्से में था। 1313 ईस्वी में जो है मलिक काफूर ने दूसरी बार देवगिरी पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण का एक अन्य कारण भी था। वारंगल के राजा जो है प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन को लिखा था कि उसकी राजधानी दिल्ली से बहुत दूर है, इसलिए वो किसी प्रतिनिधि को वार्षिक कर लेने के लिए उसके यहाँ पर भेज दे। तो उसको भी वो वार्षिक धनराशि जो है वो भी लेनी थी, कर की राशि जो है वो भी लेनी थी। इसलिए मलिक काफूर जो है देवगिरी पहुंच करके शंकर देव को युद्ध में पराजित किया, और वो शंकर देव जो है वो युद्ध में ही मर गया, मतलब वीर गति को प्राप्त हुआ। इसके बाद काफूर ने तेलंगाना और होयसल राज्यों के कुछ नगरों पर आक्रमण पैदा किया, और जो है उसने देवगिरी को अपने अधीन करके और जो है अपना मुख्यालय बना दिया। और 1315 में अलाउद्दीन ने उसे दिल्ली वापस बुला लिया। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की जो दिल्ली दक्षिण भारत के विजय अभियान की जो नीति थी वो बहुत ही सफल रही है, काफ़ी हद तक सफल रही है। और इस तरह से जो है अलाउद्दीन के कोष में जो दक्षिण का भी कोष जो है वो भर गया था। ठीक है, धन्यवाद।